गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई आप लोगों के। एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्रत्येक स्टेट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्थ के दृष्टिकोण से। यदि विगत वर्षों में नहीं आया तो रिपीट होने के मतलब आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बनते हैं इसके। तो आप सभी लोग सबसे पहले भाई रजिस्टर डॉट पेन निकाल कर बैठे जल्दी से जल्दी, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही क्यों ली गई, सबसे पहली बात तो ये कंजर्वेटिव मेथड की एविडेंस क्यों नहीं लिए गए। भाई ऐसा नहीं है, डेलब्रुक ने मुख्य रूप से सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड बताई, इनके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग के प्राप्त किए, लेकिन वो सही प्राप्त नहीं हुए, इस वजह से उनको हटा दिया गया। क्योंकि वाटसन क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड दी, इसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जो साइंटिस्ट द्वारा किए गए वो सही पाए गए, इस वजह से सेमी कंजर्वेटिव मेथड के एविडेंस दिए गए। तो 1958 में मेसल्सन और स्टॉल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और 1958 में ही मुख्य रूप से टेलर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर। तो उन एक्सपेरिमेंट को आपके सामने बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मेसल्सन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसल्सन एंड स्टॉल। मेसल्सन एंड स्टॉल का मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेसल्सन और स्टॉल ने मुख्य रूप से क्या एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, इन्होंने कल्चर मीडियम तैयार किया। कल्चर मीडियम तैयार जो किया था वह दो प्रकार का कल्चर मीडियम तैयार किया। इस कल्चर मीडियम में एक में N15 अमोनियम क्लोराइड का कल्चर मीडियम तैयार किया। दूसरा जो कल्चर मीडियम था वह N14 अमोनियम क्लोराइड का कल्चर मीडियम था। ठीक है, ये कल्चर मीडियम तैयार किया। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1958 में। कब एक्सपेरिमेंट किया? 1958 में मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट किया। चलिए तो करते शुरुआत। सबसे पहले इन्होंने मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड में जो आइसोटोप है, नाइट्रोजन आइसोटोप 15 वाला, उसमें मुख्य रूप से इकोलाई को मुख्य रूप से ग्रो कराया। विशेष ध्यान दें कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वह किस पर किया गया था? इकोलाई पर। तो इकोलाई पर मुख्य रूप से कौन से इकोलाई को, नहीं, किस मीडियम में ग्रो कराया गया? सबसे पहले N15 आइसोटोप्स वाले इकोलाई में, कल्चर मीडियम में इकोलाई को ग्रो कराया गया। विशेष ध्यान रखें, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है, सिर्फ आइसोटोप्स है। ये जो कल्चर मीडियम तैयार किया गया, ये नाइट्रोजन जो है वह रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ आइसोटोप है, ये ध्यान रख लें। तो इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, तो ग्रो करा दिया। देखिए, तो इनके जो डीएनए थ्रेड थे वह, मैंने कल्चर मीडियम, विशेष ध्यान दें कि ये जो कल्चर मीडियम लिया तो इसके डीएनए इसी प्रकार के बनाएंगे, और ये जो कल्चर मीडियम लिया उसमें ब्लू कलर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सबसे पहले डीएनए प्राप्त हुए। अभी मैं परिणाम नहीं बता रहा हूं, मैं केवल प्रयोग एक्सपेरिमेंट को लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसको दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। दोनों धागे कैसे थे? N15 वाले थे। कैसे थे? N15 वाले थे। इसको मुख्य रूप से नेक्स्ट जनरेशन के लिए 20 मिनट, कितने? 20 मिनट के लिए मुख्य रूप से नेक्स्ट कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इस वाले कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया। विशेष ध्यान रखें, इस वाले कल्चर मीडियम को जो तैयार किया गया था उस मेसल्सन साइंटिस्ट ने, उसमें मुख्य रूप से ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने पर मुख्य रूप से क्या पाया गया?
देखिए कि जो दोनों रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होते, उस एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, उसमें एक जो धागा था वह N14 वाला और दूसरा जो धागा था वह N15 वाला। क्लियर? फिर ये कौन सी जनरेशन है आपकी? फर्स्ट जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है। फिर इसके बाद इसको पुनः इसी कल्चर मीडियम में कुछ समय तक ग्रो होने दिया, कुछ समय तक मुख्य रूप से कई पीढ़ियों तक ग्रो होने दिया। तो जैसे मान लें कि 14 मिनट तक ग्रो होने दिया। तो ग्रो होने पर क्या पाया गया? ग्रो होने पर मुख्य रूप से क्या पाया गया, वह रिजल्ट आप देखें। ग्रो होने पर क्या पाया गया, तो वो रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये N14, ये N14 और इसमें N14 और एक ये N15। अब ये प्रूफ किस प्रकार से हुआ? ये जितने इकोलाई को यहां कराया गया है, कल्चर मीडियम पर ग्रो कराया जा रहा है, तो उनके डीएनए को प्राप्त करके वैज्ञानिकों ने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कराया। तो किस प्रकार से सेंट्रीफ्यूज कराया, तो ये देखेंगे आप। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। इस इकोलाई के बैक्टीरिया को प्राप्त करके सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज कराया गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि इनके डीएनए मॉलिक्यूल हैवी होने के कारण ट्यूब के तली में मुख्य रूप से बैंड प्राप्त हुआ। ये डीएनए ब्लैक कलर के थे, तो इस वजह से मैं उसकी बैंड ब्लैक कलर की ही बना रहा हूं, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो तली में मुख्य रूप से बैंड प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि यह N15 आइसोटोप्स वाले थे और N15 N14 की अपेक्षा हैवी होगी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये प्राप्त हुए। अब उसको जब N14 अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम में लेकर ग्रो कराया गया, तो मुख्य रूप से क्या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रिजल्ट प्राप्त हुए? देखिए, जो रिजल्ट प्राप्त हुए वह रिजल्ट में मुख्य रूप से इन दोनों के कलर के मिलने से बन रहा, तो मैं थोड़ा हटके बनाऊंगा। सेंटर में मुख्य रूप से क्या, सेंटर में ब्रांड प्राप्त हुआ, ये वाला कलर, दोनों के मिक्स होने से एक अलग कलर, तो ये प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इसके जो सेंट्रीफ्यूज मीडियम में इसको सेंट्रीफ्यूज कराया गया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में कौन से, लगातार उसी कल्चर मीडियम में ग्रो होने दिया, ये कह दिया जाए 14 मिनट तक। तो स्वाभाविक है दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए। क्या? दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए। एक बैंड तो मुख्य रूप से जो हाइब्रिड, जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन में जो बैंड प्राप्त हुआ वो वहीं का वहीं मुख्य रूप से प्राप्त हुआ, यानी कि ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन थी, तो वहीं का वहीं बैंड प्राप्त हुआ। और दूसरा जो बैंड प्राप्त होता है, दूसरा बैंड जो प्राप्त होता है वह मुख्य रूप से उस वास्तविक बैंड से थोड़ा सा ऊपर प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वह मुख्य रूप से उसके दोनों धागे, उस डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों धागे मुख्य रूप से कैसे थे, हल्के थे, इस कारण से ऊपर प्राप्त होते हैं, ऊपर प्राप्त होते। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैसेल्सन और स्टाल साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से यह प्रूव कर दिया
वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उस डीएनए रेप्लिकेशन में जिस मेथड का उपयोग किया गया वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही डीएनए रेप्लिकेट होते हैं। डीएनए रेप्लिकेट होते क्यों? क्योंकि देख लीजिए जब N15 आइसोटोप्स वाले मीडियम में कई जनरेशन तक, मुख्य रूप से पीढ़ियों तक ग्रो होने दिया, तो उनके दोनों धागे जो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, उनके दोनों थ्रेड स्ट्रैंड जो हैं वह स्ट्रैंड मुख्य रूप से N15 वाले प्राप्त हुए। फिर इस N15 वाले को N14 कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया गया। तो कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया गया तो मुख्य रूप से उसमें कैसे एक जो स्ट्रैंड था वह कैसा था N14 वाला, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा था N15 वाला, यानी कि एक पेरेंटल कैरेक्टर वाला था और दूसरा एक न्यू स्ट्रैंड आ गया, तो देखिए दोनों में तो इसके जब सेंट्रीफ्यूज कराया गया था तो दोनों के मिलने से मुख्य रूप से उसका वेट इसकी तुलना में कम हो गया। कम हो तो सेंटर में मुख्य रूप से स्थित थे, इसमें बॉटम में स्थित थे, तली में स्थित थे, यहां सेंटर में स्थित हुए। अब इन इकोलाई बैक्टीरिया को जो इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया था फर्स्ट जनरेशन के लिए, अब मुख्य रूप से सेकंड जनरेशन के लिए ग्रो होने देते हैं। कौन से जनरेशन के लिए? सेकंड जनरेशन के लिए मुख्य रूप से ग्रो होने दिया साइंटिस्ट ने। तो मुख्य रूप से उनकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को देखा गया तो क्या पाया गया कि उसमें दो प्रकार के मुख्य रूप से बैंड पाए गए। यहां जैसे 20 मिनट के लिए ग्रो होने दिए, यहां 14 मिनट के लिए ग्रो होने दिया, तो दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए। एक बैंड तो वह प्राप्त हुआ जो हाइब्रिड में मुख्य रूप से प्राप्त हुआ था। क्या हाइब्रिड में प्राप्त हुआ? यानी फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त हुआ था वह बैंड उसी प्लेस पर पाया गया। लेकिन दूसरा जो बैंड प्राप्त होता है उस बैंड के वास्तविक बैंड से थोड़ा ऊपर पाया गया। कहां पाया गया? ऊपर पाया गया। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक जब मुख्य रूप से कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया तो वह स्थिति ये वास्तविक लौट कर आती, यानी कि उसके दोनों धागे N14 वाले बन गए, N14 वाले मीडियम वाले मुख्य रूप से बन गए। तो स्वाभाविक है कि एस जनरेशन के दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। इस से सिद्ध होता है कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन किसके द्वारा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ले लीजिए आप क्या बोलते हैं अपना कैमरे के द्वारा वो ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। तो अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था 1958 में टेलर साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से किया था विशिया फावा पर। कौन से पौधे पर किया था? विशिया फावा पर किया था। तो उसको मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं। तो देखिए मैं डालू इसको, ले लिया। विशिया फावा नामक जो पौधा है उस विशिया फावा नामक पौधे पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? टेलर ने। विशिया फावा पौधे किसने किया था? टेलर का प्रयोग। कब? 1958 में। इन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या किया? विशिया फावा के सीड्स को यानी बीज को आइसोटोप थायमिडिन में कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। सबसे पहले मुख्य रूप से वही लिख दूं मैं कि कल्चर मीडियम कौन सा था, यहां लिखा जा रहा है। कल्चर मीडियम कौन सा तैयार किया था इन्होंने? थायमिडिन। थायमिडिन आइसोटोप कल्चर मीडियम को तैयार किया। ठीक है,
इस कल्चर मीडियम में इस वीसीएफ हवा के सीड्स को ग्रो होने दिया। इस वीसीएफ हवा के सीड्स को मुख्य रूप से ग्रो होने दिया। तो ग्रो होने पर क्या पाया साइंटिस्ट ने, मुख्य रूप से वही बना दो, यही इनके सीड्स से डीएनए को प्राप्त किया। यानी कि स्वाभाविक है कि जब वो सीड को ग्रो कराया गया होगा, यानी कि बीज से पौधा बना, तो इनकी सेल्स यानी कि पौधे की जड़ों की सेल्स की स्टडी की, मूलाग्र की स्टडी की। तो उनकी सेल्स में जो डीएनए था, वह डीएनए मुख्य रूप से किस में, डीएनए में, उसके डीएनए में थायमिडिन आइसोटोप्स पाया गया। थायमिडिन आइसोटोप, उसके डीएनए में थायमिडिन कैसा आइसोटोप वाला पाया गया। फिर इसको, ये जो मतलब है आपका डीएनए, इस डीएनए को मुख्य रूप से एक सिंपल सामान्य थायमिडिन में मुख्य रूप से ग्रो होने दिया। अब वह आइसोटोप वाला नहीं था, विशेष ध्यान दें, आइसोटोप वाला नहीं था। तो उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं कि जब इसको ग्रो होने दिया तो इसका एक डीएनए क्या, एक डीएनए तो कैसा था, डीएनए का धागा थायमिडिन आइसोटोप वाला, और दूसरा जो थ्रेड था, दूसरा जो रेड कलर का मैंने अब लिया है, रेड, ये सामान्य थायमिडिन वाला था, सामान्य थायमिडिन वाला मुख्य रूप से प्राप्त हुआ। जब इन बीजों को मुख्य रूप से लंबे समय तक मुख्य रूप से सामान्य थायमिडिन वाले कल्चर मीडियम में ग्रो होने दिया, सामान्य थायमिडिन का कल्चर मीडियम तैयार किया, उस सामान्य थायमिडिन के कल्चर मीडियम में मुख्य रूप से ग्रो होने दिया। तो क्या देखते हैं कि वास्तविक तौर पर उसके तो क्या देखते हैं कि जब दो धागे तो ऐसे ही थे, लेकिन दो जो धागे प्राप्त हुए, मतलब धागे में दो मॉलिक्यूल जो प्राप्त हुए डीएनए के, उसमें मुख्य रूप से दोनों स्ट्रैंड सामान्य, ये कैसा था, अब ब्लैक से थोड़ा लिख रहा हूं, क्यों, ये सामान्य थायमिडिन मीडियम में ग्रो कराया, यह भी मुख्य रूप से सामान्य थायमिडिन वाला। और इसमें मुख्य रूप से क्या देखा गया कि जो एक धागा था वह मुख्य रूप से कैसा था, सामान्य थायमिडिन वाला, और जो दूसरा जो थ्रेड था वह मुख्य रूप से आइसोटोप थायमिडिन वाला था। तो इस एक्सपेरिमेंट जो टेलर ने मुख्य रूप से, टेलर ने दो प्रकार के कल्चर मीडियम को लेकर ग्रो कराया था, एक तो था थायमिडिन आइसोटोप और दूसरा कौन सा था, सामान्य, दूसरा कौन सा था, सामान्य थायमिडिन आइसोटोप।
इन दो कल्चर मीडियम में मुख्य रूप से ग्रो कराया। सबसे पहले किस में कराया? थायमिडिन आइसोटोप में ग्रो कई पीढ़ियों तक उस बीज को होने दिया। फिर जो पौधा प्राप्त हुआ उस पौधे पर मुख्य रूप से जो जड़ें थी उनकी सेल्स की स्टडी की गई। सेल्स में किसके? डीएनए की स्टडी करनी है, तो डीएनए के जो धागे थे वह मुख्य रूप से थायमिडिन आइसोटोप वाले थे। फिर इसको मुख्य रूप से दूसरा जो कल्चर मीडियम सामान्य थायमिडिन कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। फिर उनकी जो पौधे प्राप्त हुए उनके जो सेल्स थी उनके सेल्स की स्टडी की गई। तो उस सेल्स की स्टडी में मुख्य रूप से एक धागा थायमिडिन आइसोटोप वाला प्राप्त हुआ, दूसरा धागा सामान्य थायमिडिन वाले प्राप्त हुए। इस प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन के फलस्वरूप प्राप्त हुए। पर इसको लंबे समय तक यानी कि उसी कल्चर मीडियम में मुख्य रूप से ग्रो होने दिया। उसी कल्चर मीडियम में जब ग्रो होने दिया तो मुख्य रूप से जो धागे प्राप्त होते हैं सेकेंड जनरेशन के लिए जो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं उसमें मुख्य रूप से अजीबोगरीब परिणाम प्राप्त हुए कि उसके जो दो डीएनए मॉलिक्यूल थे वह मुख्य रूप से फर्स्ट जनरेशन जैसे थे। वह कैसे थे? फर्स्ट जनरेशन जैसे थे। और जो दो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हुए उसमें मुख्य रूप से सामान्य थायमिडिन वाले प्राप्त हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी यह प्रूफ होता है कि वास्तविक तौर पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वह डीएनए का रेप्लिकेशन किस मेथड द्वारा? अर्ध संरक्षित विधि या सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा ही होता है। तो स्वाभाविक है मेसलसन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेसलसन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट इकोलाई पर किया था और टेलर साइंटिस्ट ने विशिया फावा पर एक्सपेरिमेंट किया। इस विशिया फावा के एक्सपेरिमेंट से, ये दोनों के वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट से जो 1958 में किए गए थे उससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा ही होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।